प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, तो जिसका जवाब देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने अशोक विहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 साल से दिल्ली एक आपदा से घिरी हुई है। इस बार दिल्ली वाले आपदा को नहीं सहेंगे और इसे बदल कर रहेंगे। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर पीएम मोदी के हमलों का जवाब खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर पीएम ने 10 साल में उनकी तरह काम किया होता तो अपने भाषण में उन्हें 43 मिनट में से 39 मिनट आम आदमी पार्टी को गालियां नहीं देनी पड़ती। 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान किया जा सकता है। पीएम मोदी की रैली के बाद अब दिल्ली में ठंडी हवाओं के बीच सियासी पारा और बढ़ गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को उनके गढ़ में घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा के नाम का ऐलान कर दिया है। अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी के सामने चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की राह मुश्किल करने के लिए अलका लांबा चुनावी मैदान में उतर गई हैं। आतिशी केजरीवाल के नाम और खुद के किए गए काम को लेकर इलाके में वोट मांग रही हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार उनको महिला उम्मीदवार के सहारे टक्कर देने आ गई है। टिकट मिलने के बाद अलका लांबा ने आतिशी को सिर्फ 1 महीने का मुख्यमंत्री बताते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। वो हमारी जमीनें थी जिसे हम वापस पाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आम आदमी और भाजपा को साथ काम करना था, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ शासन और प्रशासन बढ़ते रहे 10 सालों तक। वैसे अलका लांबा का नाम इस सीट से काफी समय से चर्चा में था और आखिरकार पार्टी ने लंबे डिस्कशन के बाद उनका टिकट अनाउंस कर दिया। अगर अलका के राजनीतिक सफर की बात करें तो छात्र नेता से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली अलका लांबा 2003 में बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सामने चुनाव लड़कर चर्चा में आई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस के कट्टर दुश्मन अरविंद केजरीवाल के साथ चली गई। सन 2015 में अलका लांबा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक चुनी गई, लेकिन बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गई। सन 2020 में वो चांदनी चौक से कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार वह कालकाजी विधानसभा सीट पर पहुंची हैं और सीधे मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई। बीजेपी ने इस तारीफ का स्वागत किया, पर सवाल इस तारीफ और इसके स्वागत का नहीं, सवाल उद्धव ठाकरे की राजनीति का है। तो क्या उद्धव पाला बदलने की तैयारी में हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। सीएम फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब देवेंद्र फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया। कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस तारीफ के पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी का तर्क है कि जो काम करेगा उसकी जयकार होगी। देवेंद्र फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये तारीफ काम की नहीं, बल्कि आगे की राजनीति की हो सकती है। खास बात यह है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की प्रशंसा की है।
पार्टी में नाराजगी की खबरों के बीच पुणे में सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर शरद पवार और छगन भुजबल एक साथ मंच साझा करते नजर आए। एक ही गाड़ी में छगन भुजबल और शरद पवार की तस्वीरें पुणे की है, जब सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने दोनों नेता पुणे पहुंचे। यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि ये ऐसे वक्त हो रही है जब छगन भुजबल की पार्टी में नाराजगी की खबरों की पुष्टि खुद भुजबल कर चुके हैं। दूसरी तरफ दोनों एनसीपी के साथ आने को लेकर भी राज्य की राजनीति में चर्चाओं का सिलसिला जोरों पर है, क्योंकि पवार परिवार के ही कई लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, जिससे कयास ये लगाए जाने लगे कि आने वाले वक्त में शरद पवार और अजीत पवार साथ आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इसी समारोह में अजीत पवार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन व्यस्तता के चलते वे इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन वो चाहे उनके समर्थक हो या कट्टर विरोधी, सबका यही मानना है कि वो छात्रों के हित से कहीं अधिक यह अनशन अपने डगमगाते राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम हम नहीं करवा पाएंगे, उसके लिए हमारे पास जुडिशरी का भी एक ऑप्शन बचता है और सड़क का हमारा आंदोलन तो चलता ही रहेगा। पटना के गर्दनीबाग इलाके के धरना स्थल पर शुक्रवार को दिन भर ये छात्र राज्य में पीटी परीक्षाएं रद्द करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग पटना के बापू सेंटर पर हुए हंगामे के बाद रद्द परीक्षा शनिवार को फिर से करवा रहा है। इस बीच पप्पू यादव की पार्टी ने आज पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया, जिसका असर राज्य भर में देखने को मिला। मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है, मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। वहीं इसी मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन पर यहां बिना अनुमति धरना देने के लिए भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वो परीक्षा रद्द करने और प्रश्न पत्र लीक होने के अलावा और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं। हम लोग अनशन पर इसलिए नहीं बैठे कि एग्जाम हो या री एग्जाम हो, एग्जाम का कोई महत्व ही नहीं है। जब आधी से ज़्यादा बीपीएससी की सीट पहले से ही बेच दी गई है, तो एग्जाम करके बच्चों को क्यों उनके आंख में धूल झोंक रहे हो। फिलहाल छात्रों का कहना है कि वो राजनीति और राजनेताओं से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं। जल्दीबाजी करके आयोग एग्जाम कर रही है, तो ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर प्रदर्शन उग्र हो गया। तो प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं सरकार ने साफ किया कि कचरे को लेकर कोई खतरा नहीं है। फिलहाल कचरे को वहाँ सिर्फ डंप किया गया है, जलाया नहीं गया। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में पीथमपुर जल उठा। आंदोलनकारियों में शामिल राजकुमार रघुवंशी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। भीड़ से तीली सुलगी, जिसके बाद राजू पटेल भी आग की चपेट में आ गए। आंदोलनकारी राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका। पूरा शहर छावनी बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, वही संदेश हम लोगों ने जनता को भी दिया है। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पीथमपुर में महिलाएं अपनी चूड़ियां उतारकर इकट्ठा कर रही हैं। इन्हें जनप्रतिनिधियों को भेजने का प्लान है। सरकार ने फिर समझाया है कि कचरे से कोई खतरा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए, उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है, हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है सरकार को कचरा हटाना ही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करी है। 40 साल बाद आखिरकार भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को 12 विशेष कंटेनरों से पीथमपुर ले जाया गया। 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर से इसे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की सुरक्षा में ले जाया गया। 2 जनवरी की सुबह दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक कैफे के बाहर एक शख्स पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 जनवरी की सुबह तड़के प्रीत विहार इलाके में एक शख्स एक कैफे के बाहर पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दिया। शिकायतकर्ता भारत शर्मा के मुताबिक वो और उसका दोस्त पंकज शर्मा और जसमीत सिंह
नाइट लाइफ कैफे में एक पार्टी कर रहे थे। सुबह लगभग 4 बजे जब वो कैफे के बाहर निकले, वहाँ उनकी तालिब और विलाल नाम के 2 लड़कों से किसी बात पर बहस हो गई। तालिब और बिलाल दोनों पहले इसी कैफे में काम करते थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें जलन थी। जैसे ही उन्होंने इनकी अभद्र भाषा का विरोध किया, तालिब और बिलाल ने उन्हें और उनके दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें धमकाने लगे। इसके बाद तालिब ने अपनी पिस्टल निकालकर हवा में लहराई और साथ ही उनके साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में न्यू ईयर पार्टी के दौरान 2 गुटों के बीच गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। कौन सी भाषा में गाना बजाया जाएगा, इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक हो गया और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये फुटेज मीरा रोड की एक सोसाइटी का है, जहां नए साल का जश्न तब मातम में बदल गया जब इस बात पर झगड़ा होने लगा कि गाना भोजपुरी वाला बजाया जाए या मराठी। विवाद इतना बढ़ा कि बांस और लोहे की छड़ों से एक गुट ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें 23 साल के राज परियार की मौत हो गई। म्हणून सदर गुन्ह्यामध्ये इस मामले में कलम 302 और बीएनएस कानून के तहत कलम 103 दर्ज किया है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। बाकीचा आरोपींचा शोध चालू आहे। 1 जनवरी को सुबह करीब 3 बजे का मामला है। इसमें आशीष यादव, अमित यादव, उसके पिता प्रकाश यादव और प्रमोद यादव ने कथित तौर पर राजा परियार के साथ मारपीट की। परियार के साथी विपुल राय की भी हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। नेपाल से सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में मदरसे की आड़ में नकली नोट छापने के कारोबार का एक मामला सामने आया है। मदरसे की आड़ में मदरसा संचालक नूरी बाबा नकली नोट छापने का कारोबार चला रहा था। इस मामले में पुलिस ने मदरसा संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। श्रावस्ती जिले का ये वही मदरसा है जहां नकली नोट छापे जा रहे थे। भारत नेपाल सीमा से नज़दीक थाना मल्हीपुर के लक्ष्मणपुर गांव के इस मदरसे से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली स्याही, कागज और मशीन बरामद हुई है। आरोप ये भी है कि यहाँ संदिग्ध किस्म की महिलाओं का आना जाना होता था। इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नक्सस का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि नूरी बाबा नाम का मदरसा संचालक पहले कबाड़ का काम करता था। पैसे कमाकर ये मदरसा चलाने लगा और मदरसे की आड़ में कई गलत कामों में लगा हुआ था। इसने YouTube से नकली नोट छापने का काम सीखा और ये नकली नोट श्रावस्ती के बाजारों में हर रोज देखे जा रहे थे। सरिस्का से बाहर निकला बाघ आखिरकार अलवर में पकड़ा गया। उस बाघ ने पूरी रात एक ग्रामीण की रसोई में बिताई, लेकिन फिर वहां पर जानकारी मिलने पे वन विभाग की टीम पहुंची और उसे वहां से वापस सरिस्का ले गई है। सरिस्का से 9 दिन से बाहर घूम रहा बाघ आखिर इस घर की रसोई में जा बैठा। बाघ की रसोई में होने की सूचना देर रात वन विभाग को दी गई और सुबह सुबह पहुंची टीम ने उसे रसोई के अंदर ही ट्रैंक्विलाइज करके बेहोश कर लिया और बाहर निकाला। रात को 2 बजे मेरे को पर्सनल मोबाइल पर किसी गृहिणी के ग्रामवासी से फोन आया था कि साहब यहाँ टाइगर है। तो नाइट में ही हमने डॉक्टर, हमारे रेंज ऑफिसर, एसीएफ और टीम को अलर्ट कर दिया था कि आप 5 बजे जैसे ही उजाला हो तो तत्काल अपने को ट्रैंक्विलाइज करना है। आसानी से हम इसको ट्रैंक्विलाइज कर लाए। ST 2402 करीब 2 साल की उम्र का बाघ है जो नए इलाके की तलाश में सरिस्का से बाहर निकल गया था। गुरुवार को इसने एक गांव में 3 लोगों पे हमला किया था और फिर सरसों के खेत में जा छिपा था, जहां वन विभाग की गाड़ी पे भी हमला किया। बाघ को अब सुरक्षित सरिस्का पहुंचाया गया है, जहां इसे अलग से एक एंक्लोजर में रखा गया है। लेकिन इस घटना से साफ है कि सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या से
युवा बाघ नए इलाके की तलाश में बाहर निकल जाते हैं और ऐसे में जंगल की जमीन पे बढ़ते अतिक्रमण से जानवरों को परेशानी होती है। फिलहाल सरिस्का से बाहर निकले 2 बाघ अब वापस जंगल में पहुंचाए गए हैं, लेकिन अब भी 2 ऐसे बाघ हैं जो जयपुर के आसपास रामगढ़ वन क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। कर्नाटका में बस का किराया 15% बढ़ा दिया गया है। 5 जनवरी से ये लागू होगा। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किए और गुलाब के फूल बांटे। कर्नाटका में बस का किराया 15% बढ़ाया गया है। यह इजाफा तकरीबन 5 साल बाद हुआ। बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आई। मुख्यमंत्री का मास्क लगाकर तो कहीं गुलाब का फूल देकर विरोध किया। यात्री भी इस बढ़ोतरी से नाराज हैं। ये बहुत मुसीबत होगा। लेडीज को फ्री, जेंट्स को कहीं कुछ ज्यादा बढ़ाना है, वो गलती ना हुआ। इलेक्शन के पहले सभी बोला सो एक, अब इलेक्शन के बाद बोल रहा सो दूसरा। अब महू से बहुत मुसीबत होती है। वो अब एक सामान देना है, लेडीज को फ्री, जेंट्स को ये तो मुश्किल पड़ेगा। कर्नाटका में स्थानीय महिलाओं के लिए आम बसों में पूरे राज्य में यात्रा मुफ्त है। 2020 में बीजेपी सरकार ने 12% किराया बढ़ाया था और इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने 15% बढ़ाया था। सरकार का दावा है कि महिलाओं को शक्ति स्कीम के तहत दी जा रही मुफ्त सेवा का किराए की बढ़ोतरी से कोई लेना देना नहीं है। शक्ति स्कीम 8,000 शक्ति स्कीम के लिए कॉरपोरेशन को 8800 करोड़ दिए हैं। शक्ति स्कीम से इस बढ़ोतरी का लेना देना नहीं है। बीजेपी इस स्कीम को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। सरकार के मुताबिक 5 जनवरी से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी के बावजूद कर्नाटका में किराया पड़ोसी राज्यों से कम होगा। आनंद विहार का NBTS सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक होने वाला है। ये दोनों ब्लू लाइन और पिंक लाइन को साथ जोड़ता है। अब दिल्ली में भी नमो भारत ट्रेन आ रही है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएंगी। साहिबाबाद, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर के इलाके जुड़ जाएंगे, जिससे न्यू अशोक नगर से मीरठ साउथ तक 40 मिनट से भी कम समय में पहुंचा जा सकेगा। नमो भारत ट्रेनें सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 10 से 15 मिनट के फासले पर चलेंगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब तक 5 अखाड़ों की पेशवाई हो चुकी है और अब शनिवार को देश के सबसे बड़े अखाड़ों में एक निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई होगी। तीसरे सबसे बड़े शस्त्रधारी अखाड़े महानिर्वाणी अखाड़े की महाकुंभ मेला ग्राउंड में पेशवाई हुई। इस पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार हजारों नागा साधु और संत शामिल थे। पेशवाई करीब 5 किलोमीटर लंबी थी और ये कई घंटों तक चली। स्वागत है सब 40 करोड़ जनता का, सबका स्वागत है मेले में। और ये आस्था का कुंभ है और आस्था के कुंभ में सब डुबकी लगाने के लिए आएंगे। आनंद का विषय है। कुंभ की व्यवस्था अब की बार जो हुआ है सब कुंभ से ज्यादा हुआ है और अच्छा लग रहा है। अब पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई का सबको इंतजार है।